What do you mean good? Okay, I'll share the screen. Okay, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes. In Okay, screen share would be good. yes. Perfect, Gugu. Okay. लास्ट टाइम कम्युनिकेशन के बेसिक्स लिए थे ना, तो किसी को कुछ याद है क्या बात किया था, किसके बारे में बात किया था, क्या पॉइंट्स थे? आप वही हो ना सब? कोई न्यू नहीं है? No, 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 no. All other शीत things. आई थिंक शीतल ने लास्ट टाइम बात किया था, पर बाकी सब बात कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं मुझे कि क्या हम लोग ने किस चीजों पे बात किया था, क्या टॉपिक लिए थे, नोट्स लिए हैं? कोई बताएगा? लास्ट टाइम क्या, किसके बारे में बात किया था हम लोगों ने? NCCN screen. हाँ, NCCN screening distress scale for rapid. हम्म, और पेशेंट की नीड क्या है? कम्युनिकेशन में क्या बात किया था, किस तरह के कम्युनिकेशन होते हैं? इनिशियली कम्युनिकेशन मतलब क्या? सब भूल गए हैं? ओके, आज मैं चार चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ। पर उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे जो लास्ट सेशन में मैंने बात किया था। 2-3 स्लाइड्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको याद रखना चाहिए। ये जो हमने बात किया था कम्युनिकेशन प्रोसेस का, कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और एक मीडियम रहता है जिस मीडियम से हम उस रिसीवर के साथ बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है फीडबैक और रिस्पॉन्स। मतलब आज जो मैं रिस्पॉन्स लिया अभी, तो उससे मुझे लगता है कि जो मैंने बोला उस टाइम वो आप तक पहुंचा नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वो सही है कि गलत नहीं है, ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग ने बात किया था लास्ट टाइम, 1 घंटा। तो उसमें से कुछ चीजें मुझे चाहिए जो आपको समझ में आई या आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ये चीजें मुझे बतानी है आपको, पर आप मुझे आई डोंट नो क्यों नहीं बता रहे हैं, पर ठीक है। तो ये जो अभी फीडबैक है, तो मुझे पता नहीं है अभी इसका मैं कैसे, किस तरह से उसका मतलब निकालूं, पर आई अज्यूम कि आप लोगों को समझा है, आप लोगों ने पॉइंट्स लिए हैं और आपको थोड़ा बहुत तो पता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो हमको समझना है कि हम जब बात करते हैं किसी से, तो मीडियम क्या यूज करते हैं और वापस हम फीडबैक लेते हैं क्या, ताकि हमने जो बात किया है वो और जो सामने वाला समझ गया है वो सेम है। ठीक है ना? सेकंड है कि हम किस तरह से बात करते हैं। लास्ट टाइम में भी मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्बल नॉन वर्बल हम बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे, हम जब बात करते हैं तब वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में बात करते हैं। पर नॉन वर्बल मतलब क्या, बहुत सारी चीजें उसमें आती है। फेशियल एक्सप्रेशन है, पोस्चर है, गेस्चर्स है,
ये सब उसमें आता है। तो 55% ये बॉडी लैंग्वेज है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं पेशेंट के तक पहुंचने के लिए, और दूसरे तरफ से पेशेंट का बॉडी लैंग्वेज हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसमें से इससे बहुत ज्यादा काम हो जाता है हमारा, जब हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। दूसरा है टोन एंड पिच ऑफ आवर वॉइस। उस टाइम भी मैंने बताया कि जोर से बोलना, फास्ट बोलना, या एकदम स्लो बोलना, या एकदम ठीक तरह से नहीं बात करेंगे, तो पेशेंट को हमारे में ट्रस्ट रखने में दिक्कत आती है। तो एक ही टोन में, एक ही पिच में, अगर मीडियम पिच में हम अगर बात करेंगे तो पेशेंट तक हमारी बात जाती है। स्लोली बात करना है, ये सब हमको यूज करना है। और सिर्फ 7% है जो वर्ड्स है स्पोकन और रिटन। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मैं पेशेंट के साथ 1 घंटा बैठी और बहुत सारा बात किया, सब इंफॉर्मेशन दी, सब उसको बताया, पर उसका इफेक्ट वर्सेस हम लोग ने उसका बॉडी लैंग्वेज समझा, हमारा बॉडी लैंग्वेज ठीक तरह से यूज किया, टच का यूज किया, जो हम लोग ने सेंसेस का देखा था कि सेंसेस से भी कम्युनिकेशन होता है, वो सब अगर हम लोग ने ध्यान में रखा, तो हमारे जो वर्ड्स है वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग ने बैरियर्स देखा था कम्युनिकेशन में, क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हो सकता है अलग, जेंडर अलग हो सकता है, हम किस तरह से मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो समझना जरूरी है। प्राइवेसी हम उनको दे पा रहे हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिख नहीं रहा है, ये भी चीजें है या नहीं है, इसके बारे में हमको देखना है। ब्लॉकिंग बिहेवियर के बारे में हमने बात किया था कि मैं बीच में बोलती हूँ, दो जन, मैं और पेशेंट मुझसे बात कर रही है, पर फिर भी मैं उनके बीच में उनको क्या बोलना है ये मैं ही बोल डालती हूँ। इससे उनको उनका ट्रैक अलग हो जाता है, या उनको ब्रेक लगता है, तो उनको फिर बात करने में दिक्कत आती है। प्री ऑक्यूपेशन, अगर मैं कुछ खुद को ही सोच रही हूँ, या मैं काम कर रही हूँ मेरा दूसरा अलग, मैं नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ, मेरा जो टाइम है वो मेरा शिफ्ट खत्म हो रहा है, तो मैं लास्ट के अगर 5-10 मिनट्स में पेशेंट के साथ बात करने को जाऊं, तो मुझे ये भी है कि मुझे नोट्स लिखने हैं, वो कंप्लीट करना है, तो मैं वो करते करते उनके साथ बात करूंगी, तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, उनको उनको अपने काम खत्म करने में इंटरेस्ट है, तो वो आपसे जो बात करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे। एजम्पशंस, मैंने जैसे बोला कि जिस क्लास से आते हैं, कास्ट से आते हैं, जेंडर, अगर अलग जेंडर के हैं, या गे हैं, या लेस्बियन है, ऑल दैट हम लोग प्री एजम्पशन करके अगर हम उनके साथ बात करें, तो भी दिक्कत, दैट इज ब्लॉकिंग बिहेवियर। जजमेंट करना कि ये इसका ऐसा बर्ताव है, इसके लिए उसको ऐसा हुआ, ये करना, ये भी रॉन्ग है। एंड ऑफरिंग ओपिनियन, कि मुझे लगता है कि आप ऐसा करो। हमारे जो हम जो इंफॉर्मेशन देंगे, वो हमारे टीम ने जो लाइन सेट की है, जो चीजें बताने की सेट की हैं, उसी लाइन में आनी चाहिए। एवरीबडी शुड टॉक इन द सेम लैंग्वेज एंड सेम इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो जाता है हमारे से, हमको ध्यान रखना है कि ये न हो। ओके, तो हमारा पेशेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। फिर हियरिंग वर्सेस लिसनिंग के बारे में हमने बोला था कि मैं सुन रही हूँ कि ध्यान से सुन रही हूँ, ये फर्क है। ध्यान से सुनेंगे तो फिर से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, और पेशेंट अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग, अगेन अटेंशन बियॉन्ड द वर्ड्स, जो वो बात कर रहे हैं वो, और जो कह रहे हैं वो, और जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है वो अगर अलग है, तो हमको समझना है कि कुछ बात अलग है, हमको उनको क्वेश्चंस उस हिसाब से पूछने हैं, ताकि हमको अच्छा इंफॉर्मेशन मिले। एंड सबसे लास्ट क्या है, साइलेंस।
साइलेंस मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में भी बहुत सारा वो कह जाते हैं, ठीक है ना। और हमको भी साइलेंस मेंटेन करना है कि हमको समझ में आ रहा है कि उनको वो स्पेस चाहिए, उनको ऐसा एक टाइम चाहिए जहाँ पे उनको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ जो फीलिंग्स है वो महसूस हो रही हैं क्या, वो देखना है। तो ये भी साइलेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अभी ये बेसिक कम्युनिकेशन का क्रक्स मैंने आपको बताया, जो लास्ट वीक मैंने बात किया था आपसे। अभी मैं 4 अलग अलग चीजों के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, और उसको वो आपको आपके प्रैक्टिस में दिखता है क्या, वो आप मुझे बताएंगे। थोड़ा बात करना जरूरी है कम्युनिकेशन के लेक्चर में। वन वे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। दूसरे मुझे फीडबैक, क्योंकि ये हमारा ये मीडियम अलग है। मैं जब सामने रहती हूँ सबके, तो मुझे सबके चेहरे दिखते हैं, मुझे क्या एक्सप्रेशंस है वो समझ में आते हैं। पर अभी ये मीडियम है तो डिफिकल्ट है मुझे समझना कि आप तक मैं पहुंच रही हूँ कि नहीं रही हूँ, है ना। तो इसके लिए आपको बोल के मुझे बताना है चीजें, ठीक है। तो ये आपको फेमिलियर है क्या फ्रेजेस, कि उसको मत बताओ कि कैंसर है, उसको बताओ कि मैं वो ठीक होने वाली है। वो अगर आप उसको बोलेंगे तो वो डिप्रेस हो जाएगा। या मेरे वाइफ को बहुत विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप उसको मत बताओ कि मुझे मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब पेशेंट खुद समझ रहा है कि वो ठीक नहीं होगा, पर वो बोल रहा है कि पेशेंट मेरे वाइफ को मत बताइए। और अगर रिलेटिव्स बोलते हैं कि आप उसको अगर बोलेंगे तो वो जल्दी मर जाएंगे, वो उनको बहुत सदमा पहुंचेगा और वो मर जाएंगे जल्दी, वो हमको नहीं चाहिए। ये फेमिलियर है, आप सुनते हैं आपके रिलेटिव्स आपके साथ ऐसे बात करते हैं, आपके मतलब आपके पेशेंट्स के रिलेटिव्स, यस। ये बातें होती है ना। हाँ तो यस। फिर होती है, हाँ। तो बहुत ऐसे बोलेंगे तो बहुत डिफिकल्टी जाती है ना, हमको डिफिकल्ट हो जाता है कि अरे फिर हम क्या बात करें, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरसी ऑफ साइलेंस, कि चुप बैठो, सबको मालूम है फिर भी सब चुप बैठेंगे, है ना। ये है। तो ये जो पिक्चर आप देखते हैं उसमें देखेंगे कि एलिफेंट है, एलिफेंट इन द रूम, ये बहुत पॉपुलर पिक्चर है पैलिएटिव केयर के। बहुत से इसमें आपको दिखेगा कि एलिफेंट है, वो आदमी कैसे बैठा है जैसे कोई कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा एलिफेंट घर में है। मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम अगर घर पे हो तो सबको मालूम है, फिर भी हम चूज करते हैं कि हमको नहीं बात करना। तो व्हाट इज इट? इट इज एनीथिंग बीइंग withheld और नॉट शेयर्ड अमंग इंडिविजुअल्स। मतलब कौन कौन स्टेक होल्डर्स है इसमें? इसमें टीम है, मतलब डॉक्टर्स नर्सेस का ये मेडिकल टीम है, पेशेंट है और फैमिली है ना। तो इन सब में एक कॉन्स्पिरसी ऑफ साइलेंस, मतलब कि एक जन दूसरे जन को इंफॉर्मेशन नहीं देगा और एक स्टेटस को मेंटेन करते रहेगा चीजों का, और आगे बात नहीं जाएगी। आपको समझेगा कि ये बैरियर जैसा लग रहा है हमको, इट इज यूज्ड एज अ सेफ गार्ड, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। तेरी भी चुप मेरी भी चुप, कोई बात नहीं करेगा, ऐसे बिहेव करेंगे कि सब ठीक है। फैमिली में भी, घर में पेशेंट है फिर भी ऐसे बिहेव करेंगे कि सब ठीक है, सब ठीक होने वाला है। और इसमें अगर हम होम विजिट में ऐसे घर में अगर हम होम विजिट को भी जाए तो आपको बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल सब्जेक्ट को हाथ लगाना या उनके साथ बात करना, ठीक है ना। उसका ही एक अलग भाग है कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब क्या? हैंडलिंग। और कोल्यूजन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बिगेस्ट चैलेंज है। कैसे है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। कोल्यूजन क्या है? इंफॉर्मेशन डायग्नोसिस का, प्रोग्नोसिस का या मेडिकल डिटेल्स बीइंग विदहेल्ड, बताना नहीं है पेशेंट को या फैमिली को या डॉक्टर को। जो 3 जन इन्वॉल्व है उनमें से किसी एक को इंफॉर्मेशन नहीं देना, इसको कोल्यूजन बोलते हैं। तो कोल्यूजन बहुत तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि
ट्रुथ अगर सबको क्या लगता है कि मैं उसको सेफगार्ड करूं, मैं उसको बोलूं नहीं, मैं अगर उसको ऐसा बोलूंगी तो वो उसको बहुत बुरा लगेगा। पर बुरा लगना, ट्रुथ जो है, जो सच्चाई है, वो दर्द देगी, पर ज्यादा दर्द क्या देगा कि डिसीट, मतलब आपने मेरे को इन्वॉल्व नहीं किया। लास्ट टाइम में मैंने ये एग्जाम्पल मेरा खुद का दिया था, जहाँ पे मेरे फैमिली, मेरे दादाजी को जब कैंसर था, वो मुझसे और मेरे बुआ से छुपाया गया, क्योंकि मेरा शादी एक 2-3 महीने में मेरा शादी होने वाला था, और उनको लगा कि अगर मैं मुझे वो बताएंगे तो मैं बहुत मेरा हैप्पी फेज है, तो उसको क्यों मैं डिस्टर्ब करूं, ऐसे घर वालों को लगा। और मुझे समझा, मैं जब हॉस्पिटल में गई, मेरे दादाजी के साथ मैं बैठी थी, और डॉक्टर्स का जो बातचीत था, उससे मुझे पता चला कि ये मुझे मेरे दादाजी को कैंसर है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं घर पे आई, माँ के बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर, हमारी 6 जन की फैमिली है, तो उसमें मुझे ही क्यों ऐसा किया है कि मुझे बताया नहीं, बाकी सबको पता है। तो वो जो डिसीट का हर्ट है, वो ज्यादा तीव्र होता है। तो कोल्यूजन क्या करता है, इट इधर इट आइसोलेट्स द पेशेंट, पर अगर फैमिली मेंबर है वो भी उसको आइसोलेट करता है, लीड्स टू लैक ऑफ कोऑपरेशन विद द डॉक्टर। तो अगर पेशेंट को पता ही नहीं है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, तो वो क्यों आपके साथ कोऑपरेट करेगा। उसको लगता है, समझो कीमोथेरेपी देना है, हाँ, एडवांस स्टेज में है, फिर भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हम लोग कीमोथेरेपी देके देखेंगे। पर अगर उसको पहले कीमोथेरेपी दिया है और उससे बहुत तकलीफ हुई है, तो वो आगे की कीमोथेरेपी नहीं लेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे नहीं लेना है। पर अलग तरह की कीमोथेरेपी है, या उससे अलग हम रिजल्ट हमारा दूसरा निकल सकता है। ये अगर पेशेंट को पता नहीं है कि एडवांस हुआ है, या ये अलग तरह का ट्रीटमेंट है, तो वो कोऑपरेट नहीं करेगा। कॉजेस फैमिली डिसरप्शन, अगर अभी मैं उस समय फैमिली में मैं छोटी थी उस हिसाब से, पर अगर पेशेंट के स्पाउस को या पेरेंट्स को ही नहीं पता चले, तो बहुत सारा बवाल मच सकता है घर में, बहुत सारा फैमिली इश्यूज बढ़ सकता है। या एक पेशेंट के एक सन को पता है, दूसरे सन को पता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम्स बाद में हो सकते हैं। इनका साइकोसोशल स्ट्रेस ऑन पेशेंट और केयर, क्योंकि हमको पता है कि ये बात नहीं बोलनी है, तो हम हमेशा स्ट्रेस में रह जाते कि अरे ये तो नहीं बताना है उनको, तो छुप छुप के बात करेंगे या उनके सामने नहीं बात करेंगे। तो ये सब करके फैमिली को भी प्रेशर है, और पेशेंट को खुद को भी प्रेशर है, क्योंकि पेशेंट समझता है कि कुछ तो चल रहा है, पर क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। ठीक है ना। और प्रोहिबिट्स द पेशेंट एंड केयरर फ्रॉम सॉर्टिंग प्रैक्टिकल इश्यूज, मतलब क्या, कि अगर टाइम फ्रेम लिमिटेड है उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो वो वक्त वो दूसरी चीजों में बिताएंगे, ना करके कि कुछ चीजें, पेशेंट को कुछ बात करना है रिलेटिव्स के साथ, या रिलेटिव्स को पेशेंट के साथ बात करने हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज विल करना है पेशेंट को, या कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने हैं, ये सब का हम उनको मौका नहीं देते हैं। तो इसके लिए ये कोल्यूजन चल रहा है क्या फैमिली में हमारे, वो हमको देखना है और उसको हैंडल करने की कोशिश करनी है। ओके। तो कोल्यूजन, जैसे मैंने बोला कि 3 जन इन्वॉल्व है उसमें, एक पेशेंट है, डॉक्टर है, और फैमिली मेंबर है। तो 2 जन, इसमें क्या रहता है कि 2 जन हाथ मिलाते हैं तीसरे के विरुद्ध। ओके। तो 2 जन डिसाइड करते हैं कि तीसरे को नहीं बताना। तो मतलब डॉक्टर और पेशेंट, जनरली पेशेंट और फैमिलीज डॉक्टर को बताना ऐसे नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर के साथ ये ज्यादा टीम अप करते हैं। पेशेंट और डॉक्टर बोलेंगे कि फैमिली को मत बताओ, या फैमिली और डॉक्टर को लेके पेशेंट को मत बताओ। ये सब होता रहता है। हाँ। फिर क्या, कैसे इसको हैंडल करेंगे हम। तो
हैव ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ये हम बता सकते हैं कि हमको लग रहा है कि ऐसा कुछ छुपाया जा रहा है, तो आपके क्या रीजंस है उसके बारे में, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, आपको किस चीज का डर लगता है, ये सब आपको उनको पूछना है। फिर से जो हमने लिसनिंग स्किल्स सीखे हैं लास्ट टाइम, वो है कि आपको चुप बैठ के उनका सुनना है, उनको जज नहीं करना है इधर कि अरे इतना इतना क्यों करना, हमने इतने पेशेंट देखे हैं, हमने बात किया है और ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये नहीं बोलना है। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमको सुनना है। फिर वो जो प्रॉब्लम्स बताएंगे उसको हमको एड्रेस करना है। उनको लगेगा कि नहीं अरे पेशेंट का तबीयत बिगड़ेगा, पेशेंट ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, तो उसको उसके बारे में हमको उनके साथ बात करनी है। एंड एक्सप्लेन द इमोशनल कॉज, जैसे हमने बोला कि बहुत स्ट्रेस आ जाता है फिर फैमिली में, और पेशेंट को भी स्ट्रेसफुल हो जाता है, सब चीजें, एक ऑकवर्डनेस आ जाता है सब रिलेशनशिप में। तो ये सब होता है, ये हमको उनको बताना है, ताकि फिर वो सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, हम हमारा कम्युनिकेशन ओपन रखें। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हमने देखी, एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, जहाँ पे सब बोलते, सब लोगों को पता है फिर भी बातचीत नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बाजू में रख देंगे। और दूसरा है कोल्यूजन, जहाँ पे दो जन एक साइड में हो जाते हैं, एक तरफ, और दूसरे को टारगेट टारगेट इन द सेंस ये करते हैं कि हमको उनके साथ ये बात छुपानी है। ओके, तो ये दो चीजों के बारे में हमने बात किया। अभी ये थर्ड मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। ये भी आपने सुना होगा ना कि उसकी हेल्थ तो इम्प्रूव हो रही है, वो थोड़ा आधा चपाती खाता था, अभी 3/4 चपाती खाता है, ऐसे बोलेंगे। या बोलेंगे कि उसको थोड़ा एनर्जी लग रहा है, पेशेंट बोलेगा मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं तो जीऊंगा, मेरे एडवांस स्टेज हो फिर भी क्या हो गया, मैं जीऊंगा। ऐसे बातें ये करते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, डिनायल। डिनायल मतलब क्या, पेशेंट को मालूम है कि मुझे क्या हुआ है, पर वो ओपनली उसके बारे में बात करना नहीं चाहता है, उसको बहुत अस्वस्थता होती है, इसके लिए वो उसको बाजू में रख के बाकी सब चीजों के बारे में आपके साथ बात करेगा। डॉक्टर के साथ भी, डॉक्टर को बोलेंगे हाँ मैं तो ठीक हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है। काउंसलर्स को भी बोलेंगे अरे उसमें क्या, अभी मुझे पता है कि ये है, हमको आगे चलना है, ऐसे वो बोलेंगे। पर फिर से हमको हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारे नॉन वर्बल क्यूज, हमारी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उसको ध्यान में रख के देखना है कि ये डिनायल है क्या, और डिनायल अगर है तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो डिनायल मतलब क्या, व्हाट इज, ये क्या बोल रहा है, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो पता है ना कि मुझे कैंसर है, पर मैं सिलेक्टिव हूँ अबाउट द रियलिटी आई एक्सेप्ट। मुझे पता है कि मुझे कैंसर है, मुझे पता है कि मुझे दवाइयाँ लेनी है, तो क्या हुआ, मैं दवाई लूंगा और मैं ठीक होऊंगा। ये सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि नेगेटिव आउटकम हो सकता है। ओके, तो क्या रहता है इसमें, बिहेविंग एज इफ नथिंग इज रॉन्ग इज कॉल्ड डिनायल। ठीक है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, कि आप उनके साथ बात करेंगे, आप अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी बात करो, या फ्रेंड्स के साथ भी वो बात करेंगे, तभी वो हमारे साथ दूसरे ही चीजों का बात करेंगे एक्सेप्ट द इलनेस। और ये कब होता है, जनरली ये शॉक लगता है पेशेंट्स को या फैमिलीज को, ये कब होता है, जब मेजर चेंजेस होता है लाइफ में। तो अगर अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है और अचानक से इलनेस आ जाए, तो वो मेजर चेंज है। तो वो मेजर चेंज एक्सेप्ट करने में जो टाइम जाता है, उसको उस टाइम पे वो डिनायल में रह सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ वे ऑफ कोपिंग। तो अगर पॉजिटिवली वो डिनायल यूज कर रहे हैं, तो ये कोपिंग मैकेनिज्म है उनका, और उसके लिए उनको टाइम देना चाहिए कि वो वो सब जो इंफॉर्मेशन है वो डाइजेस्ट करे और सिचुएशन को एडाप्ट करे।
तो कॉमन क्या है कि थिंकिंग और टॉकिंग की मुझे उसके वजह से तकलीफ है, मन में तकलीफ, इट इज मोर ऑफ नॉट द फिजिकल डिस्ट्रेस दैट इज देयर बट द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्या है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वरिंग हो सकता है, या मैं डर रह सकता है, पर ये सब चीजें उनको नहीं बात करनी है उसके बारे में, क्योंकि उनको खुद के मन में तकलीफ होती है ये सब सोच के, इसके लिए वो नहीं करेंगे। दे विल मिनिमाइज द सिम्टम्स और डू नॉट सीम टू अप्रिशिएट इट्स इम्प्लीकेशन। मतलब अगर वजन घट रहा है तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरा वजन नहीं घटा है, लास्ट टाइम के से थोड़ा मेरा बढ़ गया है ऐसा लगता है मुझे, मतलब वेइंग स्केल पे नहीं दिखता पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा मुझे मसल ये आ गया, मसल पावर आ गया, या ऐसा थोड़ा चेंज आएगा, ऐसे वो आपको बताएंगे। दे दे अपियर टू हैव नो इमोशनल रिएक्शन टू डायग्नोसिस, एकदम स्ट्रेट फेस करके स्ट्रेट बोलेंगे आपके साथ। ये कभी नहीं तो जनरली हम क्या इमेजिन करेंगे कि ये लोगों को थोड़ी तकलीफ होती होंगी, थोड़ा दर्द आएगा उनके बात करने में, पर वो नहीं आता है, तो ये डिनायल है। एंड द पेशेंट रिफ्यूजेस और डज नॉट कंप्लाई टू द ट्रीटमेंट, वो बोलेंगे कि नहीं लेना है, उसमें क्या गांठ है ना, छोटी सी गांठ है, शायद ये नॉर्मल गांठ ही होगी, मुझे अभी कुछ नहीं करना है उसके बारे में। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको? अगर पेशेंट के साथ बात करना है तो रिलेटिव का कंसेंट लेना जरूरी है, रिलेटिव को बोलना जरूरी है। हमारी इंडियन कल्चर में ऐसा है कि हम डायरेक्ट पेशेंट के साथ जाके नहीं बात कर सकते, किया तो रिलेटिव्स अलाउ नहीं करेंगे हमारे साथ, उनका रिलेशनशिप बिगड़ेगा, सब प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए मोर इम्पोर्टेंट इज कि रिलेटिव को पूछो कि पेशेंट को क्या पता है इलनेस के बारे में, वो क्या जानता है, ये हमको समझना जरूरी है। उसके बाद रिलेटिव को भी एश्योर करना जरूरी है कि हम उनको वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाले, हम सिर्फ उनके पास से इंफॉर्मेशन करेंगे और उनको एक्सेप्ट करने में मदद करने वाले हैं। ये एश्योरेंस देना जरूरी है, नहीं तो रिलेटिव्स बिल्कुल हमको पेशेंट के पास जाने नहीं देंगे। ठीक है, अगेन लिसन, कैसे लिसन करना है, जजिंग नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है। और जब हम पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं या रिलेटिव के साथ बात कर रहे हैं तो उनका मन बदलने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। और क्या मुश्किलें लग रही है उनको, क्या प्रॉब्लम्स है रिलेटिव्स को, इसके बारे में हमको उनके साथ बात करनी है। और जब हम पेशेंट के साथ जाके बात करेंगे, उनके साथ उनको पूछेंगे, उनका सुनेंगे, तो आके फिर से फैमिली को बताना है। या फैमिली को कभी कभी पता नहीं रहता कि पेशेंट को किस हद तक मालूम है ना। तो अगर पेशेंट को सब पता रहता है पर फैमिलीज के सामने ओपन अप ये करने को उनको तकलीफ होती है, तो पर हम एक थर्ड पर्सन रहते हैं तो हमारे साथ उनको बात करने में ज्यादा आसानी रहती है और हमको बता सकते हैं वो। एंड सो यू हैव टू एनकरेज डायलॉग बिटवीन पेशेंट एंड रिलेटिव। तो जो पेशेंट है और रिलेटिव है वो आपस में बातचीत शुरू करें और आपस में फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करें, इसके लिए हमको एक माहौल तैयार करना है, ठीक है। तो अभी हमारा तीसरा भी पॉइंट हो गया कि डिनायल, ये सब हमको दिखता है जब हम पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। आपको भी जब जब ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजें शायद याद आ जाएंगी कि अरे हाँ मेरा ये पेशेंट ने ऐसा किया था, वो पेशेंट ने वैसा किया था, तो शायद ये आपको आएगा मन में। या अब जब आप कल से जब आप पेशेंट्स को देखेंगे तो ये नजर से देखने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है, ये इश्यूज है क्या, और ये इश्यूज अगर है तो आपको आपके लेवल पे वो डिस्कस कर पा रहे हो आप रिलेटिव्स के साथ, या आपको आपका जो भी काउंसलर है या साइकोलॉजिस्ट है या सीनियर डॉक्टर पैलिएटिव डॉक्टर है उसके साथ आपको ये पॉइंट आउट करना है उनको कि मुझे लगता है कि ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना।
तो अभी हम जो फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इश्यू है पैलिएटिव केयर में, उसके इसमें आएंगे साइकोलॉजिकल इश्यूज में से कि ब्रेकिंग बैड न्यूज। ठीक है ना, कि हम पेशेंट को या रिलेटिव को कैसे बताएं कि आपको ऐसी बीमारी है आपको कि आपको उसमें से आप ठीक नहीं होने वाले, या आपको उसकी वजह से तकलीफ होगी। ठीक है, तो अभी ये 3 पिक्चर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। क्या दिखाते हैं? जो पहला है वो प्लेन ग्लास ऑफ वाटर, मतलब ये नॉर्मल लाइफ मेरा चल रहा है या पेशेंट का लाइफ नॉर्मल चल रहा है बिफोर द इलनेस, ठीक तरह से चल रहा है। फिर किसी वजह से वो टूटता है ना, ग्लास टूटता है। क्या क्या होता है? ग्लास के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, पानी बिखर जाता है और सब मेस हो जाता है ना। तो ऐसा ही उनके लाइफ में होता है जब एक इलनेस आ जाता है। तो इलनेस अगर आ गया तो जो स्मूथ लाइफ चल रही है उनकी, उसको वो शैटर हो जाती है, वो पूरी बिखर जाती है। बहुत सी चीजें उसमें अलग अलग होनी शुरू हो जाती है। फैमिली रिलेशनशिप में बदलाव आता है, फाइनेंशियल स्टेटस में बदलाव आता है, फिजिकल स्टेटस में बदलाव आता है। जो फैमिली का रोल्स रहते हैं स्पेसिफिक, कि अगर हेड ऑफ द फैमिली को अगर बीमारी हो गई तो दूसरे लोगों को वो हेड ऑफ द फैमिली का रोल लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता है। डिसीजन अगर वही ले रहा है पेशेंट पहले, तो अभी वो उतना नहीं ले सकता फुल कैपेसिटी में, तो कौन लेगा? तो बिखर जाती है फैमिली। ओके, मैं अभी जो एक पेशेंट देख रही हूँ, मैं होम विजिट्स करती हूँ, तो जो मैं एक पेशेंट देख रही हूँ, उसकी वो फीमेल है, उनके हस्बैंड है और 4 बच्चे बड़े हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनको भी बच्चे हैं। बट ये लेडी जो है वो हेड ऑफ द फैमिली जैसे थी। कोई भी प्रॉब्लम हो, 3 लड़कियां 1 लड़की, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी के भी घर में, वो मैनेज करती थी, वो हैंडल करती थी। और कुछ भी हो तो ये बच्चे उनका ही सलाह लेते थे। उनके जो पति थे वो डिसीजन मेकिंग में अच्छे नहीं है, वो उनका साइड रोल था, वो कभी भी इंटरफियर नहीं करते थे। हैंड फुल फ्रीडम था वो इस पेशेंट को सब करने में। और अचानक से वो बीमार पड़ गई, एडवांस स्टेज में कैंसर का पता चल गया। एंड कीमोथेरेपी वगैरह करके भी रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड क्योंकि स्प्रेड हो गया था तब तक सब बॉडी में, और वो बेड रिडन हो गई। एंड शी इज इन अ वेरी बैड शेप। ओके, तो एक है कि वे फैमिली पूरी बिखर गई, क्योंकि उनको डिसीजन लेना, पेशेंट को उनको लग रहा था कि पेशेंट थोड़ी डिनायल में थी, तो पेशेंट को लग रहा था कि सबको लग रहा था कि पेशेंट को पता नहीं है कि उनको क्या हुआ है। तो इसके लिए फैमिली में 4 बच्चों में ये एक कंसेंसस पे नहीं आ सकते थे वो, कि पेशेंट को बताएं कि ना बताएं, कितना बताएं, क्या करें। ये सब शैटर्ड हो गया उनका। और जब ये जुड़ता है, मतलब जब फैमिली फिर से एक साथ आती है, फिर भी ये थर्ड जो आपने पिक्चर देखा, क्रैक्स रहते हैं, समझ में आता है कि ये वही कप नहीं है ना। जब हम फिर भी स्टिक कर पाते हैं तो वो कप उसी तरह से नहीं रहता है। उसका मतलब क्या? कि चेंज बहुत है फैमिली में और उस पेशेंट के लाइफ में। तो ये हमको समझ के पेशेंट्स के साथ हमको बात करना है। ये पिक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपको पिक्चरली याद रखेगा कि पेशेंट का लाइफ पूरा बिखर गया है, पूरा अलग है। तो वो रिस्पॉन्सेस शायद जो पहले वो देते थे वैसे नहीं देते होंगे, पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमको पेशेंट और फैमिलीज को अप्रोच होना है। दे आर वल्नरेबल, दे आर फ्रेजाइल, तो ये समझना है। ठीक है ना। तो ये है कि हमको पीपल वांट अ पीसफुल डिग्निफाइड कंफर्टेबल डेथ।
सिप्ला में ही जब हम लोग थे तब डॉक्टर प्रिया ने एक ये किया था सर्वे की पेशेंट को कहाँ पे मरना अच्छा लगता है, मतलब चाहिए, व्हाट इज द प्लेस ऑफ डेथ। तो बहुत जन में घर में मुझे तकलीफ न होते हुए ऐसे मुझे डेथ आएगा तो मेरे को प्रेफर्ड है ऐसे बोला था। पर ये हमको नहीं लगता है कि मैं अभी मरूंगी। अभी कोई बोलेगा कि अभी तुम आपके ऐसी कंडीशन है कि आप जा सकते हो, तो वो नहीं चाहिए हमको। ओके, अभी नहीं मरना है, जब मरना है तभी पीसफुल रहना है। तो ये हमको, तो और पेशेंट्स का उल्टा हो जाता है, ये सामने उनको शायद डेथ दिखती है कि अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसके लिए उनका माइंडसेट अलग रहता है। दूसरा है कि मोस्ट पेशेंट्स वांट एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ प्रोग्नोसिस। पेशेंट को बराबर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि मुझे सब बताओ, पर वो बताने के बाद उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो वो ऐसा बोले जिससे मुझे होप मिले। तो पैलिएटिव केयर में हमारा एक वर्ड कॉइंड है कि रियलिस्टिक होप, होप देना है, पर आप ठीक हो जाएंगे, आपका सब अच्छा होगा, ये न बताते हुए हमको क्या बताना है कि आपका हम दर्द कम करेंगे, आपका दिन अच्छा हो ये हम देखेंगे, आपको कंफर्टेबल रखेंगे, विच इज रियलिस्टिक, जो हम अचीव कर पा रहे हैं वही हमको उनको बताना है। ठीक है ना। पर हमारा क्या हो जाता है, हम ट्रीटमेंट कैलेंडर की, अभी 2 महीने के बाद 15 दिन के बाद कीमो है, उसके बाद ये है, 3 कीमो हो जाने के बाद पेशेंट ठीक होगा, फिर ये करेंगे वो करेंगे या रेडिएशन देके ऐसा करेंगे, तो ये हम बोलते हैं। एंड डेथ आ सकती है, डेथ के बारे में हम बात करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने लिखे हैं स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है, उसमें से बैड न्यूज कौन सी है बता सकते हैं आप मुझे? Mother is suffering from cancer. बोला कौन सी है बताइए, बैड न्यूज कौन सी है इसमें? My mother is suffering from cancer. हाँ, ये बैड न्यूज है। ओके, My बाकी? friend met with an accident. माई फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट। हाँ, और बाकी के कैसे हैं न्यूज? गुड है? नहीं, गुड नहीं है। हाँ उसमें सिवियरिटी कम ज्यादा है। हाँ, वेरी गुड। वही मैं बताना चाह रही थी कि सीवियरिटी, आई हैड हेयर लॉस टुडे, ये अगर मैं पेशेंट नहीं हूं तो मुझे कितना बुरा लगेगा, वर्सेस कीमोथेरेपी जिसने लिया है और जिसका चंक्स ऑफ हेयर गिर रहा है उसको क्या लगेगा। इसमें फर्क है कि नहीं? सीवियरिटी, इंटेंसिटी, किसको हुआ है। अभी मेरा पेन, इफ आई लूज माई पेन, ठीक है, मुझे दूसरा मैं करूंगी तो मुझे थोड़ा तकलीफ होगा। ज्यादा तकलीफ कब होगा, अगर मैं वो फेवरेट पेन किसी मेरे फेवरेट व्यक्ति ने मुझे दिया होगा तो, है ना। अर्थक्वेक इन नेपाल, हमको बुरा लगता है कि अरे बाप रे नेपाल में इतने जन गए, पर इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, है ना। तो उसके लिए मुझे तकलीफ कम होगी। रॉबरी का भी वही है। पर माय मदर इज सफरिंग विथ कैंसर, ये मुझे सबसे ज्यादा हिट करेगा, बराबर ना। तो अलग अलग कोई भी न्यूज, कोई भी बैड न्यूज को हमको उसी हिसाब से लेना है कि उस व्यक्ति को उसका असर कैसा होता है। ठीक है। तो व्हाट इज बैड न्यूज? एनी न्यूज दैट विल ड्रास्टिकली चेंज और ऑल्टर द पेशेंट्स व्यू। अभी मैंने जो इतना पहले बात किया वो वही है कि बहुत सारा चेंजेस होता है तो वो बैड न्यूज है। तो होपलेसनेस लगता है मुझे, मेंटल और फिजिकल, मेरा फिजिकली मैं चेंज होने वाली हूँ। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो मेरा सब फिजिकली जो जैसे मैं खुद को देखती हूँ वो चेंज होगा, मेरा बॉडी इमेज चेंज होगा, ये सब का भी बहुत दर्द होता है।
रिस्क ऑफ अपसेटिंग एन एस्टेब्लिश्ड लाइफस्टाइल, मतलब क्या कि मेरा सब अच्छा चल रहा है, मुझे अभी ये करना है वो करना है, ऐसा मैंने सोचा था कौन से भी एज में। रिटायरमेंट के टाइम भी हम सोचते हैं कि आगे का लाइफ कैसे जिए, यंग होंगे तो भी हम सोचते हैं कि मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, ये जॉब लूंगा, फॉरेन जाऊंगा, जो भी है। तो ये सब एस्टेब्लिश्ड लाइफस्टाइल जो हमने सोचा था उसमें ब्रेक आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अ मैसेज ऑफ लिमिटेड लाइफ चॉइसेस, मतलब मैं जो और जिस विगर से, जिस इंटेंसिटी से जो चीजें करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो मुझे करनी नहीं मिलेंगी। मुझे थोड़ा चॉइसेस में मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और जो मुझे करने मिलेंगी उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये सब की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, ओके। अब दो चीजें आई थिंक इसकी वजह से मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या रहता है, मैं जब सुनती हूँ बैड न्यूज तभी, और मुझे जब देना है बैड न्यूज तभी, अलग अलग रहता है। जब मैं सुनती हूँ, मुझे अगर समझा कि अरे मेरे मेरे जो घर के कोई है, उनको बहुत ऐसा बीमारी हुआ है जो प्रोग्रेसिव बीमारी है, या एक्सीडेंट मेजर हुआ है, ही इज इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेज, तो मुझे शॉक लगेगा, डिनायल लगेगा, हेल्पलेसनेस होगी मैं, डिस्पेयर या सैडनेस होगा, है ना। ये सहन करना वर्सेस जब मुझे न्यूज देनी है, जब मैं अभी काउंसलर के रोल में हूँ और मुझे लोगों को न्यूज देनी है कि बाबा आपको ऐसा बीमारी है कि जिसकी वजह से आपके चॉइसेस लिमिटेड है, तो मुझे पहले डर लग सकता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा है, बहुत इमोशंस हैं, तो फियर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं अगर ये बोलूं तो पेशेंट कैसा रिएक्ट करेगा, ये मैं बोलूं तो मेरे मेरे में ट्रस्ट उसको रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में मुझे डर लगता है। मुझे एंजाइटी भी होती है कि अरे इतना न्यूज मैं क्यों हूं जो मुझे देना है उनको, ठीक है ना। गिल्ट लगता है कभी कभी कि अरे सब अच्छा है और मुझे ये न्यूज देना है। एंड समटाइम्स पावरलेस, अगर क्योर का ऑप्शन नहीं है तो बहुत पावरलेस फील करते हैं कि अरे ज्यादा मैं उनको कुछ दे नहीं सकती, है ना। तो ये अलग अलग हमारे रिएक्शंस हैं टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में हम डॉक्टर्स को या मेडिकल फ्रेटर्निटी को ही भगवान समझते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए तो सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे मन में विचार नहीं आता है कि मेरा इलनेस ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो ठीक नहीं होगा, या मैं ऐसे सिचुएशन में जा सकती हूँ क्या कि मैं ठीक नहीं हो सकती, है ना। तो वो हमारे हमारे मेडिकल लोगों के लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो आते हैं हमारे बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके, बहुत ही जिम्मेदारी हमारे ऊपर वो डालते हैं कि आपको मुझे ठीक करना ही है ना। तो टॉकिंग अबाउट डेथ और टर्मिनल कंडीशन इज अ टैबू। बहुत कोई बोलेगा मरने के बारे में, हम लोग बात करते हैं और उसमें कोई मरने की बात करेगा तो हम बोलते हैं ना, अरे क्यों ये बात करता है अभी मरने की, अभी उम्र है क्या, क्यों ऐसा बात करना, अच्छी अच्छी बातें कर, है ना, ऐसे हम बोलते हैं। हमारे कंट्री में हम लोग, आपको भी वो एक्सपीरियंस आता होगा कि एक पेशेंट बीमार पड़ गया तो कितने रिलेटिव्स आते हैं, है ना। इमीडिएट फैमिली है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर उससे बड़ी फैमिली, बाहर के लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं, सबको ओपिनियन रहता है, सबको लगता है कि मैं बराबर ओपिनियन दे रहा हूँ और पेशेंट और रिलेटिव ने हमारा सुनना है। और कभी कभी वो तो हमको भी बोलते हैं, है कि नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, काउंसलर, सबको ये सुनने को मिलता है कि अरे आप ये करके क्यों नहीं देखते हैं। फॉरेन में रहते हैं रिलेटिव्स, वो अलग अलग चीजें हमको बोलते हैं कि ये करके देखो, वो करके देखो। तो वो एक प्रॉब्लम हमारे कंट्री में, और हमको मैनेज करने में, पेशेंट्स में, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और
ट्रीटमेंट शॉपिंग, अगर हम लोग एक डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं बाबा ठीक नहीं हो सकता, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि उनको अच्छा सुनना है ना। देन पेशेंट ऑटोनॉमी वर्सेस स्ट्रॉन्ग फैमिली रोल इन इंडिया। हमारे यहाँ पे पेशेंट के साथ हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, फैमिली बीच में है। फैमिली अगर हाँ बोले तो ही हम कर सकते हैं, ना बोले तो बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी जो मैं फैमिली का बात कर रही थी, हमको 3 सेशंस गए उनसे फैमिली के साथ बात करते हुए कि हमको पेशेंट के साथ बात करना है, जो पेशेंट पूछेगा उसको हमको आंसर देना है। ये उनको समझाने में हमारे 3 से 4 सेशंस गए, उसके बाद हम पहुंच सके पेशेंट के पास। और जब हम पेशेंट के पास भी हैं तो पूरा फैमिली साथ में है, तो मतलब ये देखने के लिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसका क्या रिएक्शन है। तो अगर मम्मी को कुछ लगेगा तो हम उसको संवार लेंगे। तो ये करने में उनका बहुत रोल रहता है। तो पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट को क्या बोलना है, ये पेशेंट के हाथ में नहीं रहता, ठीक है ना। पर हम अगर सोचे कि अगर क्यों बताएं, हमको भी लगता है ना क्यों, अरे क्यों बताएं, पेशेंट को बहुत दर्द होगा। पर ऐसा दिखता है कि 90% लोगों को पता है। सी हमारी खुद की बॉडी है, हम महसूस करते हैं चेंजेस बॉडी में, तो हमको पता रहता है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो वो तो पता है, जस्ट हमको कंफर्मेशन चाहिए रहता है कि हाँ बाबा जो मुझे हो रहा है, मैं जो सोच रही हूँ वो और रियलिटी सेम है। पर तो इशू है कि हम बोलें क्या, बोलना है ही, पर इशू क्या है कि कब बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है, हमको सब उसको वो देनी है, ये नहीं करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि इट हैज टू बी ग्रेडेड, ओके। तो कब देना है इंफॉर्मेशन और कितनी देनी है, सब मालूम है तो सब बोल डालना है, या वो जो पूछते हैं वही देना है, ठीक है ना। तो ये उनको चाहिए, तो वी विल हैव टू टॉक टू देम, बातचीत तो करनी है। पर किस तरह से, ये हम 2 कम्युनिकेशन के सेशंस क्यों ले रहे हैं, ये समझने के लिए कि हम किस तरह से बात करें उनसे, ताकि उनको जो उसका इम्पैक्ट है वो कम हो, पर ट्रूथ उनको समझे, ठीक है ना। तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, 3 सेट है। एक डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स नर्सेस, और पैलिएटिव केयर में तो पूरा टीम रहता है ना, डॉक्टर्स नर्सेस सोशल वर्कर्स काउंसलर्स हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये सब वो एक टीम है। पेशेंट खुद है और फैमिली है। अभी फैमिली में भी किसको बताना है ये हमको आइडेंटिफाई करना है, ओके। जो उसको हम फैमिली मीटिंग बोलते हैं, कि सबको साथ में बुलाकर उनके साथ जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स है उनके साथ हम बात करें। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेकिंग बैड न्यूज, क्या करना है, कैसी इंफॉर्मेशन देनी है उनको, हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, एक्यूरेट देनी है, बराबर इंफॉर्मेशन देनी है उनको। उनको राइट है ये करने का कि मुझे ये न्यूज आप दो कि न दो। अगर फैमिली, कभी कभी फैमिली को लगता है नहीं वो बहुत, अभी मेरी जो अभी ये फैमिली है वो बोलती है वो बहुत रोती है, बहुत ये कर रही है, डिस्टर्ब्ड है, आप उसको बता दो कि उसको प्रॉब्लम, उसको वो ठीक नहीं होने वाली। पर पेशेंट रेडी है क्या, पेशेंट मुझे पूछ रही है क्या कि मैं जीऊंगी कि नहीं, ये अगर जब तक पेशेंट मुझे नहीं पूछती मैं उनको नहीं बताऊंगी। उनके क्वेश्चंस थे, मुझे अगर डेथ आती है तो डेथ के टाइम मुझे सांस मेरी मुझे ब्रेथलेसनेस होगा क्या, मुझे दर्द होगा क्या। तो मुझे ये बताना है उनको, मुझे ये नहीं बताना है कि नहीं आप तो मरने वाले हैं। अगर मैं मरूं, वो क्या पूछ रही है मुझे, अगर मैं मरूं तो क्या। तो वही मुझे उनके साथ बात करनी है। डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन दे वांट और डोंट वांट, सेम, कि उनको उतना ही, उतना गिव देम टाइम, थोड़ा इंफॉर्मेशन दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा खाओ, डाइजेस्ट हुआ तो और खाओ, वैसा ही है, इंफॉर्मेशन दो। वो इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस ठीक तरह से कर रहे हैं या देखो, और फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। डिसाइड हु शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द कंसल्टेशन, कौन कौन चाहिए हमको, हम जब उन पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं वो। एंड डिसाइड हु शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डायग्नोसिस,
और किसको क्या इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है ना। कहाँ देनी है इंफॉर्मेशन? जहाँ पे प्राइवेसी हो, पेशेंट को पेशेंट अगर बेड बाउंड हो तो पेशेंट के पास जाके, और देयर शुड नॉट बी एनी फिजिकल बैरियर, जो हम लोग ने पहले भी देखा था कि बहुत बड़ा टेबल है और उस टेबल के एक तरफ पेशेंट एक तरफ हम, ऐसे न करते हुए पेशेंट के पास बैठना है, हम टच कर सकते हैं, उनको कंफर्ट कम कर सकते हैं, ये इतने डिस्टेंस पे हमको उनके साथ रहना है। एक फैमिली मेंबर को जरूर रखना है ताकि हमको वो उनका भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है ना। कब देनी है न्यूज? सब टाइम पे अलग अलग जो पड़ाव आते हैं, जो जर्नी में जो पड़ाव आते हैं उसमें देना है। डायग्नोसिस के टाइम देना है, रिकरेंस हुआ फिर भी, क्योंकि एवरी टाइम द फिजिकल स्टेट पेशेंट की और पेशेंट और रिलेटिव की इमोशनल स्टेट अलग अलग रहती है, जैसे बीमारी आगे आगे बढ़ती है। तो हर टाइम पे हमको उनको असेस करने के बाद ही इंफॉर्मेशन देना है। फिर क्या अवॉइड करना है? जैसे हम लोग ने उधर भी देखा ना, डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर्स और वो सब, वैसे यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। आप जब आप है, डॉक्टर है, पेशेंट है, रिलेटिव है, ये सब रहेंगे तो आपको दूसरा कुछ भी आए आपको काम, तो वो आपको नहीं करना है। नॉक किसी सब बोलना है कि डोर, अगर मतलब अगर आप रूम में है तो डोर नॉक नहीं होना है, फोन कॉल्स नहीं लेने हैं, कुछ नहीं करना है। नॉट सीकिंग परमिशन, पहले पूछना है उनको कि हमको ऐसे बात करनी है आपसे, आपकी बीमारी के बारे में हम बात करें क्या, आर यू ओके? आपको खुद डाउट है तो आपको फिर से प्रिपेयर करना है खुद को, एंग्शियस नहीं होना है। एंग्शियस हुए तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनके उनके वो भी वैसे ही परसीव करेंगे और वो और घबरा जाएंगे। योर ओन डिस्कम्फर्ट, अगर आपको आप कुछ अपने पर्सनल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं, मैं बात कर सकती रिलेटिव्स के साथ या पेशेंट के साथ, तो आपको उसके बारे में सोचना है। उसके बाद क्या करना है, मुझे एक वार्निंग शॉट देना है। मतलब क्या, कि मुझे उनसे बोलना है कि मैं आपको ये बैड न्यूज देने वाली हूँ, आपको कैंसर है, ये आपको बताना है। फिर ठहरना है, देखना है उनकी क्या रिएक्शन है, और उसके ऊपर ही उनके साथ आगे का डिस्कशन करना है। आपको लगेगा कि ये बहुत पेशेंट अनकंफर्टेबल हो गया है, वो और कुछ सुन नहीं सकता है, तो आपको ठहर जाना है।